हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम परफॉर्मा करेंगे फॉर्मेट क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कहाँ से किस एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो होता है, किस एक्टिविटी से कैश का जो आउटफ्लो होता है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले जो हम एक्टिविटी लेते हैं वो लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो बिजनेस के लिए मेन रिवेन्यू का सोर्स होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो इसमें हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यानी कि वो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से अभी तक ना ही तो टैक्स घटा हो ना ही एडजस्टमेंट की हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसे, तो इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ता है कि जैसे कैलकुलेशन करना नेट प्रॉफिट जिसमें से अभी तक टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो ना एडजस्ट की हों, तो मतलब कि इसमें बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो एडजस्ट करनी पड़ेंगी। जैसे जो नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आता है ये एप्रोप्रिएशन के बाद आता है, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम सारे खर्चे दिखाते हैं जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, जबकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस कारण से हमें नेट प्रॉफिट को पहले एडजस्ट करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, तब उसको हम ऑपरेशन के रिगार्डिंग सेट करके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आता है। अगर ये हमें दिखाया गया होता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो शो करते होते हैं। इस कारण से यहाँ पे अगर रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस गिवन है तो हम बैलेंस ले लेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंस होगा उसका डिफरेंस लेकर के हम नेट प्रॉफिट का जो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो ये नेट प्रॉफिट आता है उसके अंदर हमें ऐड करना होता है अगर किसी रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किया गया पैसा, क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है कंपनी के पास, तो उन बचे हुए प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, कई बार रिजर्व रख लेती है, यानी कि अगर इन फ्यूचर में कुछ कॉन्टीजेंसी होती है तो उसको कोप अप करने के लिए, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनी अपने पास कुछ एज ए रिजर्व के रूप में पैसा रख लेती है। और जो पैसा रखती है कंपनी वो बचे हुए प्रॉफिट में से रखती है। इस कारण से इसको ट्रांसफर टू रिजर्व को दोबारा प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है ताकि नेट प्रॉफिट जो हमें सही पता चल जाए। तो यहाँ पे कहता है और ट्रांसफर टू रिजर्व फ्रॉम बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी चाहे किसी मर्जी रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जाए तो वो सारे रिजर्व है जो जिस भी रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया गया वो ऐड कर दिया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। देखो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि मान लो कि करंट ईयर के अंदर कंपनी जब एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है तो शेयर होल्डर को बोलते हैं कि इतना डिविडेंड जो दिया जाएगा, तो वो प्रपोज किया जाता है। प्रपोज का मतलब क्या होता है कि आज तो उसको मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बोला जाता है, लेकिन उसको पेमेंट है जो आने वाला टाइम में करनी पड़ती है, तो वो प्रपोज किया जाता है कि प्रपोज डिविडेंड है। लेकिन यहाँ पे जो प्रपोज डिविडेंड लेना है वो हमने लेना प्रीवियस ईयर का जो पिछले साल का होगा, क्योंकि ये प्रपोज डिविडेंड प्रॉफिट में से घटाया गया होगा, इसलिए दोबारा इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। देन आते हैं इन टर्म डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इन टर्म डिविडेंड होता है जो 6 महीने यानी कि साल के ना 2 हिस्से करते हैं हम 6-6 महीने के, तो जो 6 मंथ का होता है उसको बोलते हैं इन टर्म डिविडेंड, यानी कि जो बीच में मिड में दिया जाता है डिविडेंड, तो वो जो इन टर्म डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर होगा वो भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या क्या होगा, माइनस किया गया होगा। तो जो प्रोविजन होता है इनकम टैक्स का ये मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो यहाँ पे करंट ईयर का हमारा प्रोविजन बनाया जाता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो लेते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जैसे ही अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग होती है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रिपेयर कर लिया जाता है, ये मान के कि इस साल है जो हमें इतना टैक्स जो पे करना पड़ेगा। ये जस्ट प्रोविजन होता है, ये एग्जैक्ट जो अमाउंट पता चलती है वो लास्ट में जब ईयर क्लोज किया जाता है उस टाइम पे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में इनकम टैक्स कितना बनता है। तो जो ये प्रोविजन क्रिएट किया जाता है तो ये प्रोविजन भी क्या होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया गया, तो इस कारण से इसको प्रॉफिट में दोबारा क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इसमें से लेस कर देते हैं अगर कुछ रिफंड वगैरह होगा इनकम टैक्स का। उसके बाद एडजस्ट करके चलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं जो डेबिट की गई होती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और उसमें लेस कर देते हैं जो भी आइटम क्रेडिट की जाती होती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। देन हमारे पास जो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट बन जाता है बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। इसकी हर एक पॉइंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। एक एक वर्ड का जो मीनिंग क्या है यहाँ पे तो वो अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज सिर्फ हम इसका फॉर्मेट है जो कवर करते हैं, एक्सप्लेनेशन है वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है ये नेट प्रॉफिट हम यूज़ करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर।
नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे दिखा देना बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट करनी होती है जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं। नॉन कैश आइटम इसलिए एडजस्ट करनी पड़ती है क्योंकि हमें यहाँ पे कैश का फ्लो देखना है। सिर्फ जो कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। नॉन ऑपरेटिंग को इसलिए एडजस्ट करते हैं कि सिर्फ हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही प्रॉफिट लेना होता है, इसलिए इसी कारण से नॉन ऑपरेटिंग को भी हम एडजस्ट करते हैं। तो इसको एडजस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके अंदर ये दोनों की दोनों ट्रांजेक्शन जो एडजस्ट की जाती हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी आती है, नॉन कैश भी आ जाती है। तो इस कारण से हमें जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, उसके अंदर ये दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन को, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग टाइप के ट्रांजेक्शन को जो एडजस्ट करके चलना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है, जो प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये हमने क्यों ऐड किए हैं, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो ट्रेडिंग को क्लोज करके तो यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस आता है, जहाँ से हमें नेट प्रॉफिट पर चलता है। इस नेट प्रॉफिट के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो यूज़ करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है कि हम दोनों ही टाइप के इसमें खर्चे दिखा देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, चाहे वो कैश हो चाहे नॉन कैश हो। तो यहाँ पे हम दिखाते होते हैं टू डेप्रिसिएशन के नाम से, यहाँ पे दिखाते होते हैं डेप्रिसिएशन। और ऐसे ही यहाँ पे हम दिखा देते हैं जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, टू में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से, यानी कि जो भी शेयर इशू एक्सपेंस होते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, यानी कि नेक्स्ट हम जो गुडविल होती है, पेटेंट होती है, ट्रेडमार्क जो अमोर्टाइजेशन होता है, तो वो यहाँ पे दिखाते हैं अमोर्टाइजेशन वगैरह होना। तो यानी कि सारे खर्चे यहाँ पे दिखाने का मतलब क्या है कि ये ना इसकी डेबिट साइड होती है, तो यानी सारे खर्चे यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। तो इससे नेट प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये नेट प्रॉफिट कम है तो ये आइटम जो होती हैं, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग तो ज़रूर है बच्चों, क्योंकि ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जब मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन आता है। लेकिन ये नॉन कैश होता है क्योंकि इससे कैश का ना ही तो इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो होता है। कि जो ये प्रोविज़न क्रिएट किया था, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये जस्ट ये एक तरह का प्रोविज़न रख लिया है, बना के रख लिया है कि इसमें पैसा रख लिया प्रोविज़न के रूप में। तो ये इससे ना ही तो कैश आता है ना ही कैश जाता। तो यानी कि ये कौन सी आइटम हो गई है, ये नॉन कैश हो गई है। ऑपरेटिंग जरूर है लेकिन नॉन कैश आइटम हो गया, जो इसमें क्या किया है, माइनस की हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ये गलत किया है, इस कारण से इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसी कारण से जो डेप्रिसिएशन हो गया, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए हैं, गुडविल, पेटेंट या ट्रेडमार्क जो अमोर्टाइज हो जाते हैं, जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, इंटरेस्ट जो पे किया जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट के ऊपर, ये सारे के सारे हम क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। ऐसे जो लॉस हो जाता है सेल करने पे फिक्स्ड एसेट्स को, और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो सारे हमारे यहाँ पे नेट प्रॉफिट में से माइनस किए होते हैं। इस कारण से नेट प्रॉफिट को सेट करने के लिए दोबारा ये ऐड कर दी जाते हैं, क्योंकि इनमें जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं, ये इसमें कुछ ट्रांजेक्शन नॉन ऑपरेटिंग है, कुछ नॉन कैश है। तो इस कारण से इसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ कैश और ऑपरेटिंग ही चाहिए होती हैं। जैसे ये खर्चे दिखाए होते हैं, वैसे ही हम क्या करते होते हैं, इनकम को भी दिखाते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्रेडिट साइड होती है, तो यहाँ पे जो इनकम होती है, जहाँ जहाँ से पैसा आता है वो दिखाते हैं। जैसे इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट रिसीव जो होता है वो यहाँ आता होता है। जो डिविडेंड मिला होता है तो वो डिविडेंड भी यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे मान लो कि रेंट मिला है तो बाय रेंट के नाम से यहाँ पे ये इनकम दिखा दी जाती है। जो लॉस होता है वो तो लॉस तो हम यहाँ दिखाते हैं, सेल ऑन मशीनरी यहाँ फिक्स्ड असेट्स के ऊपर। जो गेन होता है ना असेट को सेल करके, वो यहाँ आता है। तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, जो फिक्स्ड असेट्स को सेल करके गेन है वो भी यहाँ आएगा। जो अगर प्रोविजन मान लो डाउटफुल डेट का डिक्रीज हो जाता है तो वो भी यहाँ दिखाते हैं, बाय डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ, डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट का जो अगर प्रोविजन डिक्रीज हो जाता है तो उसको गेन मान के यहाँ पे जो क्रेडिट साइड दिखा दिया जाता है। यहाँ क्रेडिट साइड ये दिखाने का मतलब क्या है कि ये नेट प्रॉफिट के अंदर इनकम शामिल है, जबकि ये इनकम जो होती है ये इनमें कुछ नॉन कैश होती हैं, जो कुछ नॉन ऑपरेटिंग होती है। तो ये गलत इसमें नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट की हुई है। तो अभी नेट प्रॉफिट से क्या करनी पड़ेगी, हमें हटानी पड़ेगी, यानी कि ये सारे इनकम क्या कर देनी पड़ेगी, हमें लेस कर देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी क्या इंक्लूड है। इसी कारण से यहाँ पे लेस करते हैं जो भी इंटरेस्ट की इनकम होती है, डिविडेंड की इनकम होती है, रेंटल इनकम होती है, जो भी सेल करके फिक्स्ड असेट्स को गेन हुए या प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे दिखाएंगे। अगर डाउटफुल डेट का प्रोविजन है जो डिक्रीज होगा तो वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे, यानी कि ऑलरेडी इंक्लूड है नेट प्रॉफिट के अंदर। जो कि गलत किया है तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे अब हम माइनस कर देंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें अभी तक वर्किंग कैपिटल जो चेंजेस है वो एडजस्ट नहीं किए गए। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या होता है कि हम करंट असेट और करंट लायबिलिटी को लेकर चलते हैं।
तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, अगर करंट असेट डिक्रीज हो जाती है तो ऐड हो जाती है, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो ऐड हो जाती है। लेस करते हैं, अगर करंट असेट है जो इंक्रीज होगी तो लेस कर देंगे, अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम उसको लेस कर देंगे। अब यहाँ पे इसका रीजन रहता है कि हमने क्यों इसको ऐड किया, क्यों इसको लेस किया है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले कि डिक्रीज इन करंट असेट का, कि इसको ऐड क्यों किया गया है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, डिक्रीज इन करंट असेट यानी कि कम हो गया किसकी वैल्यू, करंट असेट की। तो यहाँ पे करंट असेट्स में कोई भी करंट असेट ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इन्वेंट्री ले लेते हैं। इन्वेंट्री भी क्या होती है, हमारे लिए करंट असेट होती है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री को मान लो कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पे करंट असेट यानी कि जो इन्वेंट्री उसकी वैल्यू कम करनी है। इन्वेंट्री कम करने का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री कब कम होगा, जब हमने इसको बेच दिया होगा, सेल कर दिया होगा। जब हमारी गुड्स सेल की होगी तभी तो इन्वेंट्री कम हुआ होगा। तो सेल करने से कैश का क्या होगा, इनफ्लो हुआ होगा, यानी कि सेल करने से कैश क्या होगी, कंपनी के अंदर आई होगी। तो इसी कारण से जब करंट असेट डिक्रीज होती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अब ऐसे करंट असेट्स में कोई भी असेट ले सकते हैं। हम मान लेते एग्जांपल के लिए डेटर्स ले लेते हैं। मान लो कि डेटर्स हमने ले लिए, डेटर्स कम हो गए हैं क्योंकि हमने क्या करना है, करंट असेट्स को कम करना है। डेटर्स कम होने का मतलब क्या है कि डेटर से हमें पैसा मिल चुका है। तो जब डेटर से पैसा मिल चुका है तो उससे कैश का क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। जब कैश का इनफ्लो हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें ऐड करना पड़ता है। तो इसी कारण से जब भी करंट असेट हमारे डिक्रीज हो जाते हैं तो उसको क्या करके चलते हैं, हम ऐड करके चलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि लेस करते हैं हम, अगर करंट लायबिलिटी क्या हो जाती है, ऐड करते हैं कि करंट लायबिलिटी क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका कैसे एग्जांपल समझ सकते हैं हम, यहाँ पे हमने देखा कि ऐड कर दिया जाता है जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। करंट लायबिलिटी में बहुत सारी लायबिलिटीज आ जाती है, जैसे ट्रेड पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, सारी हमारी करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी में मान लेते हैं कि एग्जांपल मैं ले लेती हूँ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का। इनकम जो एडवांस में रिसीव हुई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मान लेते हैं कि इनकम जो रिसीव एडवांस कैसे, ये अब अगर मान लो कि बढ़ गई है, लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई है। अब बढ़ने का मतलब क्या कि मान लो पहले 50,000 थी, अब ये 60,000 हो, कितने से बढ़ गई, 10,000 से बढ़ गई है। तो मतलब कि 10,000 से बढ़ने का मतलब क्या कि ये कैश का क्या हो चुका है, इनफ्लो हो चुका है। तो इससे कैश है जो इनफ्लो हो चुकी है, कैश का इनफ्लो हो चुका है, तो इस कारण से इसको क्या कर दिया जाता है, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है तो इसको ऐड कर दिया जाता है। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर करंट असेट कम हो जाती है तो उसको ऐड करते हैं, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लेस किसे करते हैं। लेस किसे करते हैं, जब करंट असेट बढ़ जाती है तो उसको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। करंट असेट बढ़ जाते हैं तो उसको लेस करने का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स में हमारे पास आ जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री आ जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस आ जाते हैं, अक्रू इनकम वगैरह आ जाती है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एग्जांपल के लिए इन्वेंट्री ले लो या कोई भी करंट असेट आप उठा सकते हो। मान लो कि इन्वेंट्री ले लेते हैं, तो यहाँ पे इन्वेंट्री को क्या करना है, बढ़ाना है। मान लो कि यहाँ पे 50,000 से इन्वेंट्री क्या हो गया, 60,000 से हो गई है। तो यहाँ पे कितने से बढ़ चुके हैं, इन्वेंट्री 10,000 से जो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे जब इन्वेंट्री को परचेज करके लेके आएंगे तो 10,000 रुपये से जो बढ़ी है तो इससे कैश क्या गई होगी, चली गई होगी। कैश का क्या हो गया होगा, आउटफ्लो हो गया होगा। तो कैश का आउटफ्लो हो गया होगा, इसी कारण से इसको क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। ऐसे अब इसमें कोई अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हमने इन्वेंट्री का लिया है, मान लो ट्रेड रिसीवेबल ले लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल मान लो कि 50,000 से 60,000 हो गए हैं और ये कितने से बढ़ चुके हैं, 10,000 से जो बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल तब अराइज होते हैं जब क्रेडिट पे सेल की जाती है। तो यानी कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो बढ़ गए हैं तो ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं कि जो सेल की गई है, सेल करने से डेट का कलेक्शन है वो अच्छा नहीं हुआ। ट्रेड रिसीवेबल किससे अराइज होते हैं, क्रेडिट सेल करने से, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल अराइज होते हैं ये होते हैं क्रेडिट सेल करने से। मतलब कि जो क्रेडिट में सेल की गई है वो 10,000 से हमने कर दी है, लेकिन क्या ये 10,000 से हमें कैश का फ्लो हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि ये क्रेडिट सेल हुई है। ट्रेड रिसीवेबल किसका हिस्सा होता है, करंट असेट का। ट्रेड रिसीवेबल अगर बढ़ जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया मतलब करंट असेट अगर बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे 10,000 से हमने बढ़ा दी है, तो ये किसी चीज़ को डिनोट करते हैं कि जो क्रेडिट में सेल की गई है तो डेट कलेक्शन पॉलिसी अच्छी ना होने के कारण जो हमारे पास 10,000 है ये रिसीव नहीं हुआ। तो नेट कैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 10,000 को माइनस करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। इसी कारण से जो ये करंट असेट अगर बढ़ जाते हैं तो उसको लेस कर दिया जाता है जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं।
नेक्स्ट आता है कि हम लेस कर देते हैं अगर करंट लायबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। करंट लायबिलिटी में एग्जांपल ले लेते हैं, क्रेडिटर्स ले लो, ट्रेड पेबल ले लो, या कोई भी एग्जांपल ले लो कि करंट लायबिलिटी में जो आ जाती है ये। हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेड पेबल का, ट्रेड पेबल का कि ट्रेड पेबल है जो अभी करंट लायबिलिटी कम होगी, मान लो कि 60,000 से क्या हो चुकी है, 50,000 हो चुकी है। कितने से कम हो चुके हैं, 10,000 से कम हो चुकी है। तो ट्रेड पेबल वो होते हैं जो किससे राइज होते हैं, क्रेडिट परचेज से, यानी कि जब उधार में खरीद करके लेके आते हैं सामान को, तब ये क्रेडिट परचेज से ट्रेड पेबल राइज हो जाते हैं। तो ट्रेड पेबल कम कब होंगे, जब इनकी पेमेंट है जो कर दी गई होगी, यानी कि जब पेमेंट करेंगे तभी तो ट्रेड पेबल्स है जो कम होंगे। तो इससे कैश का क्या हो जाता है, आउटफ्लो हो जाता है। कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। इस कारण से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या करने पड़ते हैं, हमें लेस करने पड़ते हैं। तो आई होप बच्चों की एक्सप्लेनेशन आपको कवर होगी, क्लियर होगी। इस तरीके से करंट असेट और करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो आता है कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन से। फिर उसके बाद माइनस करते हैं जो इनकम टैक्स पे किया गया है, इसमें से एडजस्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे जो टैक्स रिफंड अगर रिसीव हो चुका होता है। देन जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कि इसमें से अभी तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो एडजस्ट नहीं की गई थी, तो इसमें ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो क्रेडिट कर दी गई होंगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो ऐड हो जाएंगी। लेस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो डेबिट की होंगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये जो इसका रीजन है ये हम एक्सप्लेनेशन में कवर करेंगे। अगर मैं साथ के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन कराऊंगी तो ये लेंथी पड़ जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास से हम इसका एक्सप्लेनेशन कवर कराएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं अभी ये बता रही हूँ कि ऐड कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर क्रेडिट बैलेंस है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, तो इसमें लेस कर देंगे जो डेबिट की गई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो अब लास्ट में जो हमारे पास बैलेंस आएगा वो आएगा नेट कैश फ्रॉम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आ जाएगा। इस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सारा हिसाब क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत इजी हो जाती हैं, जो मैंने लास्ट वीडियोस में करवाए हुए हैं आपको बिल्कुल वही हमने सेम इसको वहीं पे एज इट इज उतार देना है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। अगर पैसा आ रहा है तो ऐड कर देंगे, अगर पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो के कारण उसको माइनस कर दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं किसी लॉन्ग टर्म बेस के ऊपर, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह या फिर इंटेंजिबल असेट जैसे गुडविल पेटेंट वगैरह के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देना, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। तो इनफ्लो कब होगा, जब सेल किया जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट को तो पैसा इनफ्लो हो जाएगा। ऐसे अगर सेल किया जाएगा इंटेंजिबल असेट जैसे गुडविल वगैरह को तो उससे पैसा इनफ्लो हो जाएगा। अगर सेल की जाती है कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो उससे पैसा जो रिसीव हो जाएगा, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ है तो उससे जो इनफ्लो हो जाएगा, जो भी रेंट रिसीव हुआ है इनफ्लो हो जाएगा। लेकिन जब परचेज किया जाएगा इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को तो इससे आउटफ्लो होगा क्योंकि परचेज करने से पैसा चला जाएगा। ऐसे अगर इंटेंजिबल असेट्स जैसे गुडविल को परचेज किया गया तब भी आउटफ्लो हो जाएगा, अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज किया गया तब भी आउटफ्लो हो जाएगा। तो इसका हिसाब करके जो हमारे पास पैसा आएगा तो वो कहलाएगा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। लास्ट एक्टिविटी बनती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जब उधार पैसा उठाया जाता है थर्ड पार्टी से तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। जैसे मान लो शेयर्स और डिबेंचर इशू किए हैं तो उससे पैसा कंपनी के अंदर आएगा तो इनफ्लो हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स लिए गए हैं, उधार पे पैसा उठाया गया लॉन्ग टर्म बेस के अंदर तो वही पैसा आएगा। अगर वो प्रोसीड किया गया शॉर्ट टर्म ब्रोविंग में, शॉर्ट टर्म ब्रोविंग का मतलब क्या है, जैसे बैंक बैलेंस है जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ गया, कैश क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया तो पैसा आ रहा है। अगर ये डिक्रीज हो जाता तो मतलब इसकी पेमेंट कर दी गई होगी तो इसका आंसर इसको माइनस कर दिया जाएगा। जब इन टर्म डिविडेंड पे किया जाएगा, क्योंकि जब शेयर होल्डर से पैसा लिया जाता है तो फ्री में तो लेते नहीं है ना, तो इसके ऊपर डिविडेंड पे करना पड़ता है। डिविडेंड पे करना क्या करेगा, फिर माइनस किया जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। इन टर्म डिविडेंड की पेमेंट माइनस हो जाएगी, जो प्रीवियस का प्रपोज डिविडेंड होगा ये भी माइनस कर दिया जाएगा। जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो वो भी माइनस कर दिया जाएगा। जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो वो भी माइनस कर देंगे। जो रीपेमेंट की जाएगी लोन की, यानी कि जब मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद जो उसका पेमेंट पैसा वापस किया जाता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, तो उससे भी आउटफ्लो हो जाएगा पैसे का। जब डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है, रिडीम का मतलब क्या है कि जैसे डिबेंचर्स का मैच्योरिटी टाइम पूरा है उसका पैसा वापस करना पड़ता है, रिडम्पशन करना पड़ता है, तो उससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा।
तो हमारे पास नेट कैश आ जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फिर तीनों एक्टिविटी का हमने यहाँ पे टोटल ले लेना है। जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस आया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आया है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आया है, इन तीनों का बैलेंस ऐड करके हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो ओपनिंग बैलेंस होता है बिगिनिंग का, जो हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट ट्रांजेक्शन थी, क्योंकि यहाँ पे कैश और कैश इक्विवेलेंट ट्रांजेक्शंस को हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहीं इस्तेमाल नहीं किया होता, इसको हम छोड़ देते हैं। तो बाद में फिर इसका बैलेंस टैली करके हमें पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन जो ठीक है या गलत है। जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं इनके कैश और कैश इक्विवेलेंट के, वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसमें तीनों एक्टिविटी के टोटल में जब हम ओपनिंग बैलेंस होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का ऐड करते हैं, तो वो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट है उसके इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से हमें ये वेरीफाई भी हो जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन क्या है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से बच्चे परफॉर्मा बनता था। नेक्स्ट क्लास में हम हर एक वर्ड का जो हमने इसमें परफॉर्मे के अंदर इस्तेमाल किया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।